Now we'll start fifth unit. We have two parts in that: valuation of goodwill and valuation of shares. So we are starting valuation of shares, long problems. This is the first problem. The following is the balance sheet of Raju Company Limited as on December 31st 2004. These are the share capital and reserve and surplus is given. Now next we have non-current liabilities, non-current asset, current asset. In the new format it has given the balance sheet to us. New format में अपने को balance sheet दे दिए सो है and note that it has given. Now we'll see the adjustment. The value of assets is assessed as follows. ये जो भी अपने को adjustment जो रहते ये adjustment जो है ना अपने को लेना रहता. कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर में अपने को पर्टिकुलर्स अमाउंट रहता, एसेट्स लेना रहता, उसके बाद आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना रहता उसमें से. ठीक है, तो एसेट्स में अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में पहले क्या दिए, गुडविल. सो वी आर टेकिंग गुडविल 70,000. मशीनरी हाउ मच इट हैज गिवन, 1,76,000. 1,76,000 मशीनरी. लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000. लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000 वी हैव टेकन. नाउ स्टॉक इन ट्रेड 1,30,000. स्टॉक ले लिया 1,30,000. फर्नीचर को क्या बोल रहे हैं, 10% डिप्रिशिएट. सो फर्नीचर वैल्यू इट इज 30,000. फर्नीचर वैल्यू इट इज 30,000. इट हैज़ गिवन इन द नोट. थर्ड नोट में देखो आप, टेंजिबल एसेट्स में लैंडेड बिल्डिंग की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू, फर्नीचर की वैल्यू गिवन है. तो फर्नीचर की वैल्यू 30,000 है यहाँ पर. वो 30,000 का 10% निकाले तो आपको कितना आता है, 3,000. यू कैलकुलेटेड 30,000 एट द रेट ऑफ 10%, 3,000. दैट यू हैव टू माइनस. 30,000 माइनस 3,000 विल गेट 27,000. तो फर्नीचर की वैल्यू कितनी लेना है अपने को, 27,000 लेना है. डेटार्स जो है 80% ऑफ बुक वैल्यू. डेटार्स को अपन यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं. ठीक है, क्रेडिटार्स को ट्रेड पेबल्स बोलते हैं. और ट्रेड रिसीवेबल ये जो अमाउंट है ना, ट्रेड रिसीवेबल 90,000, ये जो है सो आपके डेटार्स है. ये डेटार्स को यहाँ पर न्यू बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ट्रेड रिसीवेबल बोल के डिनोट करते हैं अपन. सो 80% ऑफ 90,000 विल गेट 72,000. उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 90,000. कैश एट बैंक अपने को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो है वो 60,000. 60,000 it has given here. So total assets we got 7,60,000. It's clear till now what we have done. गुडविल, मशीनरी, लैंडेड बिल्डिंग अपने को जो एडजस्टमेंट में दिए वो ले लिए. फर्नीचर का 30,000 में से 10% माइनस करके डाल दिए. डेटार्स के 90,000. ट्रेड डेटार्स बोले तो क्या लेना है अपने को अमाउंट, यहाँ पर डेटार्स बोल के क्लियरली क्वेश्चन में नहीं है, अपने को ट्रेड रिसीवेबल्स बोल के है. ठीक है ना, उसका 80% लिए 72,000 आया. एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000. तो टोटल एसेट्स अपने को 7,60,000 आ गए. इट्स क्लियर टिल नाउ. नाउ आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस करना है उसमें से अपने को. आउटसाइड लायबिलिटीज क्या रहता है अपने को, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो रहते ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन है अपने को यहाँ पर. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन 40,000 दैट वी हैव टेकन हियर. एंड क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स को ट्रेड पेबल्स बोलते. इट्स क्लियर नाउ. ट्रेड पेबल्स आर नथिंग बट यूर क्रेडिटार्स 20,000. सो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी कितनी आ गई अपने को, 60,000. 7,60,000 में से ये आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करें अपन तो 7 लाख वी गॉट इट. उसमें से क्या करना रहता आपको, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करना रहता. प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन इन द नोट्स. यू सी 1,008% प्रीफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 फुल्ली पेड 1 लाख रुपीज़. इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन नोट में. तो 1 लाख माइनस करें तो अपने को 6 लाख आंसर आ गया. नेट एसेट वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वी गॉट 6 lakhs. इट्स क्लियर टिल नाउ व्हाट वी हैव डन. एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करें, 7 लाख आ गया था अपने को. उसमें से प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस करें, 6 lakhs आएगा. अब ये अपने को फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर. नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर अपने को 6 लाख रुपीज़ आ गया. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यू सीन द नोट्स, 5,000 इक्विटी शेयर इट हैज़ गिवन. नो 5,000, दिस 5,000 वी आर टेकिंग एज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इट्स क्लियर नो. नाउ 6 lakhs डिवाइडेड बाई 5,000 you will get rupees 120 intrinsic value per share. It's clear no? Once again I will repeat it. पहले अपने को क्या करना है, गुडविल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में से एज इट इज ले लिए. फर्नीचर को माइनस करके 10% का 3,000 आया था, 27,000 लिए. स्टॉक 1,30,000.
और डेटार्स बोले तो बिल्स रिसीवेबल 90,000 है, उसका 80% 70,000 कैश ले लिए, तो अपने को टोटल एसेट्स आ गए। उसमें से अपने को आउटसाइड लायबिलिटी खाली शेयर कैपिटल और रिजर्व जो रहता वो कंपनी का रहता, बाहर वालों को जो पेमेंट करना है अपने को वही माइनस करना है इसके अंदर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो यहाँ पर नॉन करेंट लायबिलिटीज जो है ना वो है, और करेंट लायबिलिटी ये दो लेने का है अपने को, शेयर कैपिटल नहीं लेना रहता। सो नॉन करेंट लायबिलिटी में अपने पास बैंक लोन है 40,000 और ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स है 20,000, तो टोटल 60,000 हो गया। उसमें से माइनस करने के बाद अपने को 7 लाख आ गया। उसमें से प्रीफरेंस शेयर्स माइनस करना है 1 लाख। प्रीफरेंस शेयर्स का अमाउंट कहाँ पर है आपको नोट 1 में सेकेंड लाइन देखिए आप, 1,008% प्रीफरेंस शेयर्स 100 इज 1 लाख रुपीज़, ये 1 लाख माइनस कर रहे हैं हम। सो वी विल गेट नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, इसको अच्छे से याद कर लो। नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 6 लाख आया अपने को 5,000, ये 5,000 कहाँ से ले रहे हैं अपन नोट में फर्स्ट लाइन में 5,000 इक्विटी शेयर्स है ना, ये 5,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000। 6 लाख को 5,000 से डिवाइड करें तो 1 लाख रुपीज़ 120 इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, वी गॉट इट। नाउ विल सी द सेकेंड प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ शिवा कुमार लिमिटेड एज एट December 31st, 2004. Equity liabilities shareholder fund is given, non-current liabilities long term borrowing 10 lakh is given. Next we have current liabilities. Under current liabilities trade payable, other current liabilities. Assets are given, non-current asset, current asset. Notes it is given. For the purpose of valuation of share, fixed asset are to be depreciated by 10%. Investment are to be revalued 11 lakhs. Stock at 5 lakh. Debtor will be realized 11,75,000. Interest on debenture is outstanding for 6 months and preference dividend in for 2004 is to be paid. Calculate the value of each equity share. So first what we have to take? We have to take the assets. So assets में अपने को fixed asset are to be depreciated by 10%. तो fixed asset जो है सो ना अपने को tangible asset जो है ना 40 lakhs है, 40 lakhs है ना यहाँ पर टेंजिबल एसेट, दिस इज द फिक्स एसेट। इट्स क्लियर। टेंजिबल एसेट्स आर नथिंग बट योर फिक्स एसेट 40 lakhs। इसके ऊपर 10% निकाले हम, फिक्स एसेट 40 lakhs है, 10% 40,000 आया। सो 40,000 में से 10,000 माइनस करे तो 3,60,000 वी गॉट इट। इट्स क्लियर नाउ। इन्वेस्टमेंट 11 lakhs इट हैज़ गिवन क्लियरली इन द एडजस्टमेंट दैट 11 lakh एज इट इज वी आर टेकिंग हियर इन्वेस्टमेंट। Stock it has given 5,80,000, that also we are taking as it is, stock 5,80,000. Debtors 11,75,000, that also we are taking as it is. Now leftover is cash at bank. Cash and cash equivalent is nothing but your cash at bank. It's clear, that is 2 lakh. समझ में आ गया ना पूरे आइटम्स। ये अपन एडजस्टमेंट्स में 40 lakhs का 10% निकाल के ले लिए, 11 लाख 5 लाख 80 11 लाख 75 एज इट इज़ एडजस्टमेंट में के लिए लिए हम, एंड कैश इक्विवेलेंट को कैश एट बैंक बोलते वो ले लिए। सो इसका टोटल अपने को 66,55,000 आ गया। ये एसेट्स में से अपने को क्या करना रहता है, अब आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना रहता। आउटसाइड लायबिलिटी बोले तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो डिबेंचर्स है, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स डिबेंचर्स दैट वी आर टेकिंग। उसका जो है सो अपने को एडजस्टमेंट में है कि 6 months का डिबेंचर का इंटरेस्ट बाकी है। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10 lakhs का 8% डिबेंचर है, 6 months का 6/12। सो 6/12 वी हैव टेकन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वी गॉट 40,000, ये एडजस्टमेंट में दिए अपने को इसलिए ले लिया अपन। नेक्स्ट क्रेडिटार्स बोले तो आपके ये ट्रेड पेएबल रहते, ठीक है ना, ट्रेड पेएबल्स को क्रेडिटार्स बोलते हैं, दैट इज़ 4 लाख। नेक्स्ट प्रीफरेंस डिविडेंड भी आउटस्टैंडिंग है। प्रीफरेंस कितना है देखिए यहाँ पर 10,000 9% प्रीफरेंस एट द रेट ऑफ 100 इज, तो 10 lakhs के प्रीफरेंस है, उसका 9% निकाले तो 90,000 आता अपने को। समझ में आ गया ना एडजस्टमेंट। ये डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिए सो ले लिए अपन। डिबेंचर्स के ऊपर 6 months का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, 8% के डिबेंचर है इसलिए 8/100 ले रहे हम। क्वेश्चन में अपने को क्लियरली गिवन है कि 6 months का डिबेंचर ही आउटस्टैंडिंग है, तो 6/12 ले रहे। इट्स क्लियर नो। क्रेडिटर्स 4 lakhs, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 10 lakhs, and preference dividend also 10 lakhs into 9% 90,000. Here expenses it is given, other liabilities outstanding expenses 1 lakh, that we have taken here. So total outsider liability we got 16,30,000.
Now 66 lakhs 55,000 minus 16 lakh 30,000. Minus it, you will get 50 lakh 25,000. From there you have to minus preference share capital. Preference share capital if it is given in the question. अगर क्वेश्चन में रहा तो यहाँ माइनस करना, नहीं तो नहीं करना है अपने को. ठीक है. अब यहाँ गिवन प्रॉब्लम में अपने को प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 lakhs है. सो दैट वी आर माइनसिंग. सो वी विल गेट 40 lakhs 25,000. इसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. हाउ मच वी गॉट? 40 lakhs 25,000. Next, intrinsic value per share. Net asset available for equity shareholder by number of equity shares. This is a formula you have to remember. So 40 lakh 25,000 we got net asset available to equity shareholder. Number of equity shares, here you have to see in the note it has given clearly 20,000 equity shares. So this 20,000 we have to take here. So 40 lakh 25,000 by 20,000 will get rupees 2201.25 intrinsic value per share. Now we'll see third problem, issue of shares. From the following information, find out the value of each share. These are the liabilities according to new format. These are the liability, shareholder fund, non-current liability, current liability, total 5,70,000 we have. In question we have to take only long-term borrowings, unsecured loan and other current liabilities. Capital fund नहीं लेते अपने को, outsider liability लेना रहता. सिर्फ ये शेयर पर शेयर वैल्यू मालूम करने के लिए अपने को नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी लेना रहता. शेयर होल्डर फंड्स से कुछ भी कंसिडर नहीं है अपने को. Now assets we have non-current assets, tangible asset and intangible. Goodwill it has given. Non-current asset, current asset, note. Now we'll see the adjustment. For the purpose of valuation of share, goodwill shall be taken at 2 years of purchase of average profit of last 5 years. The profits for the last 5 years it has given. ठीक है. Now we have to calculate the valuation of goodwill first. When 5 years profit is given and number of year purchase is given, this is the formula to find out the goodwill. Goodwill is equal to average profit into number of year of purchase. ये formula है अपने को goodwill का, that you have to remember. Now average profit how we can get it? 60,000 into 60,000 plus 5 years profit जो भी given है ना अपने को क्वेश्चन में, वो पूरे ऐड कर लेना है. 60,000 plus 70,000 plus 40,000 plus 50,000 plus 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. कितने ईयर्स का प्रॉफिट है अपने पास? 1 2 3 4 5 ईयर्स का. सो 5 से डिवाइड करना उसको. यू विल गेट एवरेज प्रॉफिट 54,000. ठीक है ना. नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इट हैज गिवन क्लियरली नो. फॉर परचेज ऑफ shall be taken of 2 year purchase it has given, that's why we are taking 2 year. 54,000 into 2 1,08,000 is goodwill. ये गुडविल लेना अब अपन अपने को प्रॉब्लम करते जब ये गुडविल को इग्नोर कर देना है. इट्स क्लियर नो. सो एसेट्स गुडविल वी हैव टू इग्नोर. This goodwill we have to ignore. Whatever the calculated amount we got just now, that we have to take. So 1,08,000 we got it. Next, investment. Next, in tangible assets, investment it has given 3 lakhs rupees. That we have taken. Under current asset, what we have? Current asset 50,000 and short term loan and advances it has given 30,000. ठीक है ना. सो टोटल एसेट्स वी गॉट 4,88,000. इट्स क्लियर. गुडविल अपने को जो कैलकुलेट करे अपन अभी वो गुडविल ले लिए. इन्वेस्टमेंट ले लिए अपन यहाँ से. इन्वेस्टमेंट 3 lakhs. ये गुडविल को इग्नोर कर देना है अपने को. अदर करेंट एसेट 50,000 एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस 30,000. सो इसको 4 आइटम्स अपने को एसेट्स में आ गए. उसको ऐड करने के बाद वी गॉट 4,88,000. नाउ आउटसाइड लायबिलिटी व्हाट वी हैव? अनसिक्योर्ड लोन. Unsecured loan 80,000. Unsecured loan 80,000 and we have current liabilities 20,000. Here we have long term unsecured loans 80,000, other current liabilities 20,000. That we have taken here. It's clear no? So 1 lakh total we got. 4,88,000 में से 1 lakh माइनस करने के बाद 3,88,000 अपने को आ जाता. In this problem you see in the note preference share is not given. It's clear no? फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम में प्रीफरेंस शेयर्स भी था अपने को इक्विटी शेयर्स के साथ. ये प्रॉब्लम में प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है. सो जस्ट वी हैव टू इग्नोर दैट. सो 3,88,000 ओनली इज द नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इट्स क्लियर टिल नाउ. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पर शेयर.
net asset available to equity shareholder by number of equity shares. This is the formula. So net asset available to equity shareholder, how much we got? 3,88,000 आ गया अपने को. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखने के लिए हमेशा नोट्स में देख लो. यहाँ पर शेयर कैपिटल 20 क्लियरली अपने को रिटर्न रहता है यहाँ पर 20,000 इक्विटी शेयर. सो दिस 20,000 you have to take here. So 3,88,000 divided by 20,000, we got 19.40 rupees, 19.40 intrinsic value per share. Now we'll see issue of shares. Fourth problem. The balance sheet of Piyush company as on 31st March 2004 is given below. This is the new format balance sheet. It's given to us. So equity liability shareholder fund, non-current liability. We have debentures. Trade payable are nothing but your creditors. Trade payable, again I am saying trade payable creditors. Trade receivable debtors, that you have to remember. Assets, tangible assets, other current asset is given. Other non-current asset, current asset, other current asset 2,60,000. So this is the balance sheet given to us. Now note what it has given. Share capital, cumulative preference shares are given, equity shares are given. Reserve and surplus, general reserve, debenture, redemption reserve. Tangible assets, fixed asset at cost minus depreciation fund it has given. Other current non-current assets, preliminary expenses, discount on debenture. Now we'll see what it has given in the adjustment. करंट एसेट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट 60,000. करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट जो इंक्लूडेड है मार्केट ₹60,000, मार्केट प्राइस ऑफ विच इज़ 55,000. ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस 55,000 है. नेक्स्ट, डेटार्स इंक्लूडेड करंट एसेट एज आर डाउट टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000. स्टॉक एट द एंड डिड नॉट इंक्लूड ए रिटर्न ऑफ 3,000. स्टॉक में जो है ना क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है उसमें एक रिटर्न आ गया था 3,000, वो इंक्लूड नहीं है. नाउ वी हैव टू ऐड दैट. थ्रू ट्रांजैक्शन वॉज प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड. देयर वर ए लायबिलिटी ऑफ 6,000 विच रिमेन अनरिकॉर्डेड इन द बुक. डिबेंचर इंटरेस्ट इज ओइंग फॉर 1 year. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओइंग मीन्स आउटस्टैंडिंग, बाकी है गते 1 year का. एंड प्रीफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 2 years. 2 years का प्रीफरेंस का डिविडेंड, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है. डिविडेंड इज नथिंग बनता इंटरेस्ट. ठीक है, अपन नॉर्मल टर्म में जो इंटरेस्ट किसी से पैसे लिए अपन इंटरेस्ट पे करना रहता ना उनको, सेम वैसे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना रहता. तो 2 years का प्रीफरेंस डिविडेंड जो है सो बाकी है उन लोगों को. अज्यूमिंग दैट द अदर एसेट्स आर वर्थ देयर बुक वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर. नाउ वी हैव टू डू सम वर्किंग नोट्स फॉर दिस प्रॉब्लम. करंट एसेट्स एज पर बुक वैल्यू 2,60,000. करंट एसेट्स करंट एसेट जो सी अदर करंट बुक वैल्यू कितना है 2,60,000. ठीक है ना. अब उसमें अपने को क्या करना है, डिक्रीज इन द वैल्यू. 60,000 जो है ना अपने को मार्केट प्राइस था इन्वेस्टमेंट का, से बुक वैल्यू था उसमें 55,000 मार्केट प्राइस है. मार्केट प्राइस ऑफ विच इज 55,000. सो डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव टू माइनस. करंट एसेट्स अपने को एज पर बैलेंस शीट 2,60,000 है. ये 60,000 में से 55,000 को माइनस कर रहे अपन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है ना 55,000 है. 5,000 डिक्रीज हो जा रहा एज पर बुक वैल्यू. सो 5,000 माइनस कर दिए तो अपने को 2,55,000 आता. देन व्हाट इट हैज़ गिवन 8,000 जो है सो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स, दैट आल्सो वी हैव टू माइनस. वी गॉट 2,47,000. स्टॉक में जो है ना रिटर्न का अमाउंट इंक्लूड नहीं है, दैट वी हैव टू ऐड नो. सो 2,47,000 प्लस 3,000 2,50,000. करंट एसेट्स एट रियलाइजेबल वैल्यू 2,50,000. we got it. Now we will see assets, fixed asset 5 lakhs and minus depreciation. Fixed asset 5 lakhs minus depreciation 4,80,000 यहाँ से ले लिए अपन ये tangible assets में से. अदर करंट एसेट्स जो आंसर अपने को आया ना अभी वर्किंग नोट्स करने के बाद, इट्स क्लियर नो. 2,50,000 हाउ वी गॉट 2,60,000 बुक वैल्यू है. इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस डिक्रीज हो रहा 5,000 बोल के वो अपन माइनस कर दिए. एंड प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेब्ट्स माइनस करें. स्टॉक की वैल्यू रिटर्न का नहीं लिखे थे वो लोग तो वो अपन ऐड कर लिए यहाँ पर. सो 2,50,000 दैट वी हैव टू टेक एज करेंट एसेट्स. सो टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट, करेंट एसेट टोटल वी गॉट 7,30,000. नाउ आउटसाइडर लायबिलिटी. Outside liability, debentures. Debentures, how much it has given? Debentures 50,000. Now you will see long term borrowings 8% debenture 50,000 it has given. No,
इंटरेस्ट भी बाकी है उसका, तो 50,000 का 8% इंटरेस्ट 4,000, इन डिबेंचर 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4,000 वी हैव टेकन. नेक्स्ट अदर करंट एज ट्रेड पेबल्स 1 lakh. ट्रेड पेबल्स आर नथिंग बट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स, ये ट्रेड पेबल को क्या लिया है अपन, क्रेडिटर्स 1 lakh. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इट हैज गिवन इन द एडजस्टमेंट, यू सी हियर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 6,000 देना है अपन, बाकी है वो. एंड प्रीफरेंस शेयर्स भी, डिविडेंड भी जो है ना 2 years का देना है, तो 6% ऑफ प्रीफरेंस दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन हियर. 6% ऑफ प्रीफरेंस शेयर, 1 lakh प्रीफरेंस शेयर्स का वैल्यू है, 6% रेट है उसका और 2 years का बाकी है. सो यू डू इन 1 lakh इंटू 6%, इन 6,000 यू विल गेट इंटू 2 years 12,000. सो ये पूरे आउटसाइड लायबिलिटी को ऐड कर लिए तो अपने को 1,72,000 आ रहा. नाउ 5,58,000 माइनस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1 lakh माइनस करें तो 4,58,000 जो है अपने को नेट एसेट्स, नेट अमाउंट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, वी गॉट इट. So intrinsic value of per share formula, net asset available for equity shareholder by number of equity shares. Only equity shares you have to take. In this problem you see equity shares 5 lakhs at the rate of 10. Numbers it has not given. If it is not given here, ये अमाउंट से पर शेयर को डिवाइड करें तो अपने को मालूम हो जाता. ठीक है. सो 5 lakhs है यहाँ पर, 5 lakhs minus 1 you will get number of equity shares 50,000. Number of equity shares you will get 50,000. So 4,58,000 divided by 50,000 rupees, 9.16 is your intrinsic value per share. It is clear now? No issue. No issue of shares. Fifth problem. Determine the value of each equity share according to breakup value method. As on 31st December 2004 of X Limited Company. Breakup value method is also nothing but intrinsic value per share, you have to find it. So what it has given here, according to new format balance sheet, it has given liabilities 4,38,000 and assets. In liabilities we have to take only debentures, trade payable creditors, short term provision for 20,000. shareholder funds से अपने को कंसिडर नहीं करना रहता. ये assets, tangible assets 2,50,000, intangible goodwill 10,000. Now we have non-current investment 50,000. Other non-current preliminary expenses. Preliminary expenses always you have to ignore. ये कैलकुलेट करते जब अपने को इग्नोर करना रहता preliminary expenses. Current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent is given. And notes is given. Now we'll see the adjustment. Preference dividend 2 years arrears है. Arrears means outstanding है. Outstanding of preference dividend we have to calculate for 2 years. Goodwill is worth its book value. And out of doubtful debts 50% are recoverable. There are contingent liability, uncalled liability on partly shares, on partly paid shares. Partly paid shares रहा तो इग्नोर कर देना रहता अपने को. ये 4,000 you have to ignore it. For bills discounted likely to be dishonored 2,000. It's clear now? So goodwill, अभी तक अपन जो प्रॉब्लम्स करे उसमें गुडविल एडजस्टमेंट था, यहाँ पर बुक वैल्यू का ही लेना है. सो गुडविल वी आर टेकिंग एज 10,000 ओनली. Goodwill 10,000 we have taken. Next fixed asset 2,50,000 and other current asset primary expense we have to ignore. Investment we have taken 50,000 and now goodwill there are contingent liability. Fixed asset it has given other current investment is nothing but that only 50,000 and inventories stock is nothing but your inventory. ठीक है. इन स्टॉक जो है सो आपके इन्वेंट्री को बोलते हैं. ट्रेड रिसीवेबल डेटार्स को बोलते हैं. 40,000 है और उसका 50%. व्हाट इट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ द डाउटफुल डेट्स 50% आर रिकवरेबल. सो डेटार्स वैल्यू इज एक्चुअली 40,000. डेटार्स वैल्यू is nothing but your trade receivable debtors, that it has given as 40,000 minus 10,000, 50% we have to take it as 5,000. So total debtors is the 50,000. Here it has given no total debtors 40,000, that we have taken.
दिस 40,000 एंड प्रोविट डाउटफुल डेप्ट्स का 50% निकालना है अपने को. इट्स क्लियर. वैल्यू ऑफ डाउटफुल डेप्ट्स 50% रिकवरेबल. पहले अपने को 10,000 नहीं आने के चांसेस थे, लेकिन 50% रिकवरेबल हो गए, मतलब 5,000 रिकवरेबल हो गए. तो अब अपने को डेटार्स कितना है, सिर्फ 35,000 है. कैसा, 40,000 पहले था, 10,000 पहले बैड डेप्ट थे, उसमें से 50% रिकवर हो गया, 5,000 बैलेंस है. सो 40,000 माइनस 5,000, 35,000 वी गॉट इट. देन कैश वी हैव टू टेक 30,000. इट्स क्लियर नो. गुडविल, फिक्स एसेट 2,50,000 we have taken, and investment we have taken 50,000. स्टॉक आर नथिंग बट इन्वेंट्रीज को बोलते स्टॉक. और डेटार्स जो है सो अपने को ट्रेड रिसीवेबल को बोलते डेटार्स 40,000. उसका 10,000 जो है सो पहले बैड डेप्ट था, उसका 50% रिकवर हो गया 5,000. सो नाउ वी हैव टेकन 35,000 एंड कैश एट बैंक 30,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नथिंग बट योर कैश एट बैंक 30,000. सो टोटल वी गॉट 4,25,000. Next, outstanding liability. This is the intangible asset is nothing but your fixed asset that we have taken 2,50,000. It's clear no? Goodwill and fixed asset this we have taken. Outstanding liability 5% debentures 40,000 and sundry creditors. Current trade payables are nothing but sundry creditors 55,000. Provident fund 20,000. Preference dividend is arrear for 20,000. So preference capital is how much it has given. Preference you see 50,000. 50,000 का अपन 6% निकालना है. So and 2 years है. So 6% of 50,000 जो भी आंसर आ रहा है आपको उसका into 2 करो, you will get 6,000. I think 6% of 50,000 you will get 3,000. 3,000 into 2 6,000. This 2,000 we have taken from the adjustment. ये एक एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है. अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर्स है ना, वो अपने को आउटसाइड लायबिलिटी में नहीं आता, इग्नोर करना है उसको. फॉर बिल डिस्काउंटेड लाइकली टू बी डिसऑनर्ड जो हो गया उसका अपने को पेमेंट करना रहता है वो 2,000 दैट वी हैव टू टेक. सो बिल डिस्काउंटेड लाइकली टू बी डिस्काउंटेड 2,000 वी हैव टेकन. सो टोटल वी गॉट 1,23,000. सो 4,25,000 में से 1,23,000 माइनस करें अपन आउटसाइड लायबिलिटी, वी विल गेट 3,02,000. Now preference share capital it has given in this problem. How much it is? Preference capital 50,000 it has given. It's clear no? 5,000 6% preference share at the rate of 10 50,000. This we have taking. So 50,000 we have to minus. We will get net asset available for equity shareholder 2,52,000. Then intrinsic value per share formula. You have to remember net asset available for equity shareholder by number of equity shares. 2,50,000 we got it. Net asset available for equity shareholder, equity number of equity shares in the note it has given 10,000 equity shares. It's clear no? 10,000 equity shares. So divided by 10 we will get rupees 25.20 intrinsic value per share. Now you see the sixth problem of issue of shares. It is provided in the articles of association that the death of a shareholder, his share will be purchased by the remaining shareholders at a price to be settled on the basis of the last balance sheet. It is further provided that goodwill shall be valued on the basis of 3 years of purchase. This you have to remember. 3 years of purchase it is given in the question of the average annual profit for the last 5 years. The balance sheet is as follows. As other non-current liabilities and current liability it is given. So the total liabilities is 14,70,000 and assets is 14,70,000. Note share capital. Preference share capital is not given in this problem. Reserve and surplus we have to ignore. Short term provision, workman saving fund we have to take that. This is outsider liability. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3 lakhs है, लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी 2,50,000 है. ठीक है ना. द प्रॉफिट इज फॉर द लास्ट 5 years वर 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000. एवरेज प्रॉफिट मालूम करना है तो अपने को अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पूरे प्रॉफिट्स को ऐड करके डिवाइड नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करते. अगर प्रॉफिट्स अपने को गिवन ऐसा है, यू हैव टू चेक इट केयरफुल्ली. इन वन प्रॉब्लम वी हैव डन. सो व्हाट वी हैव डन देयर, पूरे प्रॉफिट्स को ऐड करके 5 years का प्रॉफिट था उसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 5 करे थे अपन एवरेज प्रॉफिट मालूम करने के लिए. लेकिन यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करना पड़ता. अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग रेट में है 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा अगर प्रॉफिट, तो अपने को क्या करना रहता, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मालूम करना रहता गुडविल के लिए. 3 years परचेजेस इज गिवन इन द क्वेश्चन. नो, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद द 3, वी विल गेट द गुडविल.
It's clear now regarding the goodwill, how why we are calculating weighted average in this method, in this problem, because the goodwill is the average profit is given in the increasing rate. So calculation of goodwill, since the profit are sharing an increasing trend, so we calculate weighted average profit. Years are given, profit 1, 15, 20, 25, 30, 35,000. वेट्स बोले तो ये ईयर लेना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5 ईयर, ठीक है ना. देन पी, ये डब्ल्यू जो है ना वेट है, तो पी इंटू डब्ल्यू, दैट मीन्स प्रॉफिट इंटू वेट यू हैव टू डू. सो यू विल गेट 15,000 वन जा 15,000, 20,000 टू जा 40,000, 25 थ्री जा 75,000, 30,000 फोर जा 1,20,000, 35,000 फाइव जा 1,75,000. ये वेटेड का टोटल कर लिया अपन. इसको जो है ना अपन डब्ल्यू बोलते, वेटेड को सिग्मा डब्ल्यू, सिग्मा मीन्स टोटल. सो प्रोडक्ट 4,25,000, सी ठीक है ना. ये पूरों का टोटल कर लो, 4,25,000. सो एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू sigma pw. This is called your sigma pw. Sigma pw we got 4,25,000 and sigma w we got 15,000. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15, that we are taking here 15. So 8333.33 we got it. So goodwill is equal to average profit into number of year of purchase. Number of year of purchase, 3 years it has given in the question. You check it in the first paragraph. You will get 2833 into 0.33 into 3 is equal to 85,000 goodwill. This goodwill we have to taken into the problem. So now assets, goodwill first we have taken 85,000. 85,000 goodwill we have taken. Then investment, it has given market price. Non-current investment it has given 3 lakhs and market value it has given 2,50,000. So market value we have to take. It's clear now. Market value of investment we have to take. Then stock are nothing but inventory. Stock, tangible assets, intangible asset, non-current investment, inventory. This is inventory. It has even though that correct it. It is inventory. Inventory is nothing but stock, 5 lakhs rupees. Then debtors are nothing but trade receivable. Trade receivable को debtors बोलते हैं, 4 lakhs. Then cash and cash equivalents, cash at bank 70,000. It's clear now. Assets, goodwill जो आया सो अपन ले लिए. Investment it has given, यहाँ पर अपने को नोट में जो है ना 2,50,000 जो मार्केट वैल्यू है वो ले रहे हम इन्वेस्टमेंट का. एंड इन्वेंट्री बोल के जो दिए वहाँ पर इन्वेंट्री, स्टॉक को बोलते 5,000, 5 lakhs रुपीज़. ट्रेड रिसीवेबल डेटार्स को बोलते 4 lakhs रुपीज़. कैश एंड कैश बैंक 70,000. सो टोटल 13,05,000 वी गॉट इट. नाउ आउटसाइडर लायबिलिटी वी हैव टू टेक. आउटसाइडर लायबिलिटी क्या है अपने को? शॉर्ट टर्म प्रोविजन फंड है 1 लाख एंड एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 2 lakhs रुपीज़. क्रेडिटर्स को, ये बिल ट्रेड पेबल को क्रेडिटर्स बोलते हैं 6 lakhs एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन 3 lakhs. सो वर्कमैन कंपनसेशन वी हैव टेकन. So short term provision 3 lakhs, so it has divided into 2, provision fund, workman compensation fund. This 3 lakh we have taken, 2 lakhs and 1 lakh and 6 lakhs trade payables. So total outside liability is 9 lakhs. So total assets में से outside liability को minus करने के बाद 4,05,000 we got it. 4,05,000. Equity shares नहीं है ये problem में. So direct answer that is we got it as net asset available for equity shareholder. Now formula you know, intrinsic value per share, net asset available for equity shareholder by number of equity shares. 4,05,000 divided by 20,000. You will get rupees 20.25 intrinsic value per share.